नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस डूंगरपुर में। हमने पिछली क्लास कोशिका, पाचन एवं श्वसन तंत्र, पोषक तत्व एवं मानव रोग के बारे में क्लियरली अध्ययन कर लिया है। वो टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हमने देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो कि क्लियर हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या है वो देख लेते। हम क्या खाते कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? पिछली क्लास में हमने देखा था। इसके बाद वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद है प्रोटीन। इसके बाद क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन ऊर्जा के लिए। प्रोटीन में क्या आ जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से? एक तो हो गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये क्या है? नाइट्रोजन युक्त। हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं हो पाते? हमारा शरीर डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये विषाक्त पदार्थ होते हैं। विषाक्त पदार्थ होने के कारण हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको जो बाहर निकालने का जो कार्य, जो प्रक्रिया होती है, बाहर इन अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा अमोनिया में NH3 नाइट्रोजन पदार्थ आ गया। यूरिया में क्या हो जाएगा? NH2C NH2, ये क्या हो गया? यूरिया में भी नाइट्रोजन पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को जंतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है? ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड है।
अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया जो है इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। और यूरिक अम्ल जो है कम जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया को अमोनियोटेलिक अम्ल, यूरिया को यूरियोटेलिक अम्ल और यूरिक अम्ल को यूरिकोटेलिक अम्ल कहा जाता है। अमोनिया में क्या आ जाएंगे? अमोनिया में क्या आ जाएगा? जलीय पादप क्या हो गए? मछलियाँ, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय अमर प्राणी जीव। इसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रा। इसके बाद हो जाएगा हाइड्रा। इसके बाद एस्केरिस, केचुआ। क्या हो गया? केचुआ, मगरमच्छ, मेढक का ट्रेडपोल लार्वा, मेढक का लार्वा। अमोनिया में। इसके बाद यूरिया में यूरिया किस में होता है? हम आ गए इसमें स्तनधारी उभयचर, इसके बाद मछलियाँ इसमें भी आ जाएगी। शार्क, एस्केरिस, उपास्थि इसके बाद क्या रह गया? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में कम जल की आवश्यकता होती है। कौन से प्राणी? ऐसे प्राणी जिनको कम जल की आवश्यकता होती है। क्या हो गए? सरीसृप, पक्षी और कीट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रोटीन जब हम ऊर्जा के लिए लेते हैं तो इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन, ये जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को हमारा शरीर संचित नहीं कर पाता है क्योंकि यह विषाक्त पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं? विषाक्त पदार्थ होते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य जो सिस्टम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अमोनिया, जलीय जीव, जल की आवश्यकता अधिक होती है। मछलियां, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमर प्राणी है।
हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ, मगरमच्छ, मेढक का ट्रेडपोल लार्वा। ठीक है, इसके अलावा यूरिया हम आ गए इसमें, स्तनधारी, उभयचर मछलियां, शार्क, एस्केरिक, उपास्थल, यूरिक अम्ल, कम जल की आवश्यकता, सरीसृप, पक्षी और कीट। यहां तक क्लियर है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया? किडनी, या वृक्क। किडनी, वृक्क। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी या वृक्क। ठीक है, नोट करके एक चीज और ध्यान में रख लेना, नोट करके एक चीज और देख लेना। जो चपटे क्रमी होते हैं, चपटे क्रमी जो होते हैं, चपटे क्रमी जो होते हैं, चपटे क्रमी में उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा? चपटे क्रमी में जो ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला कोशिकाएं, चपटे क्रमी में ज्वाला कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। इसके बाद एस्केरिस है, एस्केरिस में क्या है? एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिका, एच आकार की रेनेट कोशिका। केचुआ में क्या आ जाएगा? क्लोरोगोगेन कोशिकाएं। इसके बाद कॉकरोच में क्या आ जाएगा? कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया? मेल पीगियन नलिकाएं, मेलपीगियन नलिकाएं। मोलस्का में क्या हो गया? केबर का अंग जो है वो मोलस्का में आ गया। इसके बाद कीट अर्थोपोडा जो है इसमें क्या हो जाएगी? ग्रीन ग्रंथियां। क्या हो गया? ग्रीन ग्रंथियां। एक बार फिर से देख लेते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया? किडनी, वृक्क। इसके बाद चपटे क्रमी जो होते हैं, चपटे क्रमी में ज्वाला कोशिकाएं, एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं, केचुए में क्लोरगोगेन कोशिकाएं, कॉकरोच में मेलपीगियन नलिकाएं। इसके बाद मोलस्का में केबर का अंग होता है उत्सर्जी अंग। कीट में ग्रीन ग्रंथियां उत्सर्जी अंग होती हैं। ध्यान से देख लो,
चपटेक्रमी जो है, चपटेक्रमी में ज्वाला कोशिकाएं, एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं, केचुआ, क्लोरगोगेन, कॉकरोच, मेलपिगियन, मोलस्का, केबरकांग, कीट, ग्रीन ग्रंथियां। क्लियर है। इसके अलावा मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी। किडनी के अलावा मानव उत्सर्जन में किडनी के अलावा अन्य संरचना कौन सी हो गई? किडनी के अलावा एक तो मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। किडनी कैसे आ जाएगी? ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्या हो गया? ये तो हो गई किडनी, ठीक है। ये क्या हो गया? मूत्र वाहिनियां, ठीक है। मूत्राशय, और ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग। मूत्र वाहिनियां क्या करती है? मूत्राशय को मूत्र मार्ग, मूत्र जो होता है उसको मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मूत्र वाहिनियां। इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज कितनी हो जाएगी? 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 से 25 सेंटीमीटर। ये जो किडनी है, ये जो किडनी है, इसकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीज की आकृति, सेम के बीज की आकृति, एवं ये क्या होती है? गहरे भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। ये जो किडनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई, टोटल साइज इसकी कितनी होती है? किडनी की 12, 5 और 3। ये हो गई किडनी की साइज, ठीक है। यह सेम के बीच की आकृति की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, और 12, 5 से 3 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है, ठीक है। इसके अलावा नर का जो मूत्र मार्ग है कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, और मादा का 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और मादा का 4 सेंटीमीटर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नर का मूत्र मार्ग और शुक्राणु त्यागने की जगह एक ही होती है, जबकि मादा की अलग अलग होती है, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है? समझ में आ गया? किडनी है, ये हो गई मूत्र वाहिनियां, ये भाग जो हो गया मूत्राशय, ये जो भाग आ जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र वाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? मूत्र वाहिनियां करती है। इसकी साइज हो गई 20 से 25 सेंटीमीटर। सेम के बीच की आकृति गहरे भूरे रंग की होती है, सेम के बीच की आकृति गहरे भूरे रंग की, साइज 12, 5, 3, ठीक है।
नर में 20 सेंटीमीटर लंबा और 4 में मादा में 4 सेंटीमीटर छोटा। इसके अलावा ये जो किडनी है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स प्रकक क्या हो जाएगी? किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कैसे होता है, एक बार नेफ्रॉन्स को देख लो। यहाँ पे ब्लड जमा होता है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जमा होता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये क्या है? पीसीटी। पीसीटी समीपस्थ कुंडली। ये जो यू आकार का है, ये जो यू आकार का है, इसे कहा जाता है हेनले का लूप। हेनले का लूप। हेनले का लूप। और यहाँ जो है, यहाँ होगी डीसीटी। डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडली। और ये हो जाएगी संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ठीक है, ये संग्राहक नलिका हो जाएगी। टोटल ब्लड का है, यहां पर आकर जमा होता है, यहां से छनता है, छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, यहां से ये जो कटेरोनिमा संरचना है, इसे कहा जाता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। कटेरोनिमा समझने को क्या, संरचना को क्या कहा जाएगा? बोमेन संपुट। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यहाँ से पीसीटी से होते हुए हेनले लूप और डीसीटी से होते हुए संग्राहक नलिका में जाते हैं और यहाँ से मल मूत्र त्याग दिया जाता है, ठीक है। ये जो पीसीटी है, ये जो यहाँ पे बोमेन संपुट में क्या होता है? यहाँ पर छन्ने का काम होता है। क्या होता है? छन्ने का काम। यहाँ पर पीसीटी में पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। हेनले का लूप, ये जो चीज है, ये किसके क्या है? घनाकार उत्तक। घनाकार उत्तक, ठीक है। डीसीटी दूरस्थ कुंडली, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, केवल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका पुनः अवशोषण कौन करता है? डीसीटी करती है। विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण करने का काम कौन करता है? डीसीटी। संग्राहक नलिका में मूत्र इकट्ठा होकर यहां से त्याग दिया जाता है, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर समझ में आ गई? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लो। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन्स है, ग्लोमेरुलस
यहाँ पर ब्लड जमा होता है। ये कटोरे नुमा जो संरचना होती है इसे बोमन संपुट कहा जाता है। इसमें छन्ने का काम होता है। पीसीटी जो होती है वो समीपस्थ कुंडली कहलाती है। इसमें पुनः अवशोषण का कार्य किया जाता है। ये यू आकार का जो होता है, यू आकार का, इसे हेनले का लूप कहा जाता है। इसके बाद डीसीटी दूरस्थ कुंडली, केवल विद्युत अपघट्यों का पुनः अवशोषण किसमें होता है? डीसीटी में होता है। संग्राहक नलिका से मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियरली समझ में आ गई। अगर अगर जब किडनी में, जब ये जो किडनी में अगर मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाए तो इसे क्या क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है? किडनी चेंज की जाती है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लेकिन अगर छन्ने का, ये जो छनता है, छन्ने का कार्य अगर बंद हो जाता है तो वो क्या होता है? डायलिसिस। छन्ने का कार्य अगर बंद हो जाए, छन्ने का कार्य, केवल छन्ने का कार्य बंद हो जाए तो क्या क्या होता है? क्या किया जाता है? डायलिसिस। ठीक है। मूत्र निर्माण की अगर प्रक्रिया बंद की जाए तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और छानने का कार्य बंद हो जाए तो डायलिसिस किया जाता है। ये जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? रक्त नलिकाओं का जाल। नेफ्रॉन्स के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कहते हैं। इन रक्त नलिकाओं से जो अवशिष्ट पदार्थ है, इन रक्त नलिकाओं से जो अवशिष्ट पदार्थ, रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है। इन रक्त नलिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ नलिकीय भाग में डाल दिया जाता है। समझ में आई? ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। इन रक्त नलिकाओं द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको नलिकीय भाग में डाल दिया जाता है। इसके बाद यह संग्राहक नलिका में जाकर बाहर त्याग दिया जाता है। यहां तक की कहानी क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक अंग हो गई किडनी। ठीक है, इसके बाद जो चपटे कृमि है इसमें ज्वाला कोशिकाएं, एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं, केचुआ में क्लोरगोगेन कोशिकाएं, कॉकरोच में मेलपिगीय नलिकाएं, इसके बाद मोलस का जो था केबर का अंग, इसके बाद अपने था अर्थोपोडा कीट, इसमें आ जाएगी गृंद ग्रंथियां। इसके बाद मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग के अलावा उत्सर्जी संरचनाएं होती है मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। किडनी ये मूत्रवाहिनियां हो गई, इसकी साइज ये हो गई। इसके अलावा जो किडनी होती है सेम के बीज की आकृति की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, इसकी साइज होती है 12-5-3। मूत्राशय, मूत्र मार्ग। इसके बाद किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो गई नेफ्रॉन्स इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ब्लड जमा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बोमेन संपुट कटोरे नुमा संरचना होती है, बेमन संपुट कहते हैं। छानने का कार्य इसमें किया जाता है। समीपस्थ कुंडली पीसीटी होती है, इसमें पुनः अवशोषण का कार्य
जाता है। ये जो यू आकार का होता है इसलिए हेनले का लूप कहा जाता है। ये घनाकार ऊतक का होता है। इसके बाद डीसीटी जो होती है दूरस्थ कुंडली होती है। इसमें केवल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका पुनर्वशोषण होता है। संग्राहक नलिका में मूत्र बाहर त्याग दिया जाता है। इसके अलावा नेफ्रॉन्स जो होता है, नेफ्रॉन्स के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। और ये रक्त नलिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को नली की भाग में डाल देती है जिससे यह संग्राहक नलिका में जाकर बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपने हो जाएगा मूत्र का संगठन देख लेते हैं। मूत्र का संगठन, मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 औसतन पीएच मान एक एवरेज के अनुसार ये 4.5 से 8.2 होता है। लेकिन अगर फिक्सिंग कोई पूछे तो 6 पीएच मान मूत्र का होता है। ठीक है। इसके बाद मूत्र में 95% तो क्या होता है? क्या होता है? जल होता है। इसके बाद 2.5% यूरिया और 2.5% क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, एलेंटाइन, एलेंटोइन और नाइट्रोजन सबसे मेन आदि। 95, 2.5, 2.5, 5 ये हो गया, 95 ये हो गया 100%। ठीक है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसमें 95% तो क्या होता है? जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% नाइट्रोजन है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है। ऐसे अम्ल होते हैं 2.5% मूत्र में। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना मूत्र निष्कासित करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। ठीक है। इसके अलावा जो मूत्र होता है, मूत्र में गंध का कारण क्या है? मूत्र में गंध का कारण, मूत्र में गंध का कारण क्या हो गया? मूत्र में गंध का कारण है अमोनिया। ठीक है। मूत्र में गंध का कारण अमोनिया है। मूत्र का जो पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? यूरोक्रोम। किस कारण होता है? यूरोक्रोम। और जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम का निर्माण किस कारण होता है? यूरोक्रोम का
निर्माण हीमोग्लोबिन के नष्ट हो जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। मूत्र में गंध का कारण क्या होता है? मूत्र में गंध का कारण है अमोनिया। मूत्र में गंध का कारण क्या है? अमोनिया। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम जो है वो उसका निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन के नष्ट हो जाने के कारण। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है, जिससे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। और मूत्र में गंध का कारण है अमोनिया। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, अगर हम भूखे पेट चाय कॉफ़ी या अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं, भूखे पेट चाय कॉफ़ी अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर एडीएच हार्मोन होता है, क्या होता है? एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है। एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है तो क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन जब घट जाता है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र त्यागने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसी तरह अगर एडीएच हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तब जाके वापस मूत्र की मात्रा कम होती है। आगे बात समझ में? हम चाय पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या होता है? एडीएच की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र ज़्यादा निकलता है। तो ये क्या हो गया? मूत्र की एडीएच की मात्रा अगर घट जाएगी तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, एडीएच की मात्रा वापस बढ़ेगी, तब जाके मूत्र की मात्रा कम होगी। ठीक है। मूत्र की अधिकता से पोलीयूरिया जिसे कहते हैं, मूत्र की अधिकता से की अधिकता, कौन सा रोग होता है? पोली यूरिया। क्या हो गया? पोली यूरिया। डायबिटीज इम्पीडस। मूत्र की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पोलीयूरिया, जिसे डायबिटीज इम्पीडस कहते हैं। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। गंध, अमोनिया, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के नष्ट होने के कारण। एडीएच हार्मोन अगर घट जाता है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन बढ़ेगा तो मूत्र की मात्रा घटेगी। मूत्र की अधिकता से पोलीयूरिया, डायबिटीज इम्पीडस रोग होता है। एक चीज और देख लो, मूत्र की अधिकता क्या हो गया? पोलीयूरिया हो गया। पोलीयूरिया मूत्र की कमी से ओलिगो यूरिया
ओलिगो यूरिया। इसके बाद मूत्र करते समय जलन होना। डिसयूरिया, डिसयूरिया, ठीक है। मूत्र करते समय जलन होना हो गया डिसयूरिया, डिसयूरिया हो गया। मूत्र की कमी ओलिगो यूरिया, मूत्र की अधिकता पोलीयूरिया। इसके बाद हिमेट्यूरिया, हिमेटूरिया क्या चीज़ है? अगर मूत्र के साथ ब्लड आरबीसी, मूत्र के साथ आरबीसी उपस्थित हो तो क्या कहते हैं? डिस्ट्यूरिया, अरे सॉरी, हिमेट्यूरिया, हिमेट्यूरिया, हिमेटूरिया, ठीक है। इसके बाद पथरी, पथरी किस में होती है? आप सभी को पता होगा, वृक्कीय नलिकाओं में, वृक्कीय नलिकाओं में, वृक्कीय नलिकाओं में। पथरी किससे किसकी बनी होती है? ऑक्जेलेट, कैल्शियम, ऑक्जेलेट और सिलिकेट, ऑक्जेलेट और सिलिकेट। लिथोट्रिप्सिन, एक चीज और, पथरी निकालने की जो प्रक्रिया होती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सिन, लिथोट्रिप्सिन, लिथो, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी इसे लिथोट्रिप्सिन कहा जाता है। मूत्र की अधिकता पोलीयूरिया, क्या हो गया? डायबिटीज इम्पीडस, क्या कहते हैं? डायबिटीज इम्पीडस, पोलीयूरिया रोग। मूत्र की कमी से ओलिगोयूरिया, मूत्र करते समय अगर जलन होता है तो कौन सा रोग होता है? डिसयूरिया। मूत्र के साथ आरबीसी उपस्थित हो, हिमेट्यूरिया। पथरी जो होती है वृक्कीय नलिकाओं में होती है। पथरी किसकी बनी होती है? ऑक्जेलेट और सिलिकेट की बनी होती है। फिर से देख लो, पथरी वृक्कीय नलिकाओं में होती है, प्रति ऑक्जेलेट और सिलिकेट की बनी होती है। बाहर निकाल, पथरी को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसे लिथोट्रिप्सिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सिन। मूत्र की अधिकता पोलीयूरिया, मूत्र की कमी ओलिगोयूरिया, मूत्र करते समय जलन डिसयूरिया, मूत्र के साथ आरबीसी उपस्थित हिमेट्यूरिया। पथरी वृक्कीय नलिकाओं में, पथरी किसकी बनी होती है? ऑक्जेलेट और सिलिकेट की। बाहर निकालने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सिन कहलाती है। यहां तक क्लियर है? उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, इनको हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, संचित नहीं कर पाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम कार्य करता है इसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। शरीर संचित क्यों नहीं कर पाता है? ये नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? विषाक्त होते हैं, विषाक्त होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद क्या आ गया? मुख्य उत्सर्जी अंग
किडनी हो गया, उत्सर्जन क्या हो गया, किडनी हो गया। इसके बाद जो चपटे क्रमी है, चपटे क्रमी में कौन सा हो गया, ज्वाला कोशिकाएं होगी, एस्केरिज एच आकार की रेनेट कोशिकाएं। इसके बाद जो है केचुआ हो गया, क्लोर्गोगेन, कॉकरोच, मेलपीगियन, मोलस्का, केबर का अंग, आर्थ्रोपोडा, कीट जो है ग्रीन ग्रंथियां हो गई। इसके अलावा मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है इसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। समीपस्थ नेफ्रॉन्स में बोमट संपुट में छानने का कार्य होता है। पीसीटी में पुनः अवशोषण, डीसीटी में विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण होता है। संग्रह नलिका से मूत्र बाहर निकल जाता है। इसके बाद मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। 95% मूत्र में जल होता है। 2.5% यूरिया होता है। 2.5% यूरिक अम्ल नाइट्रोजन होता है। इसके बाद मूत्र की अधिकता से पॉलीयूरिया, कमी से ओलिगोयूरिया, दर मूत्र करते समय जलन होना, डिसयूरिया, मूत्र के साथ आरबीसी उपस्थित, हेमेट्यूरिया, पथरी वृक्कीय नलिकाओं में किसकी बनी होती है, ऑक्जेलेट और सिलिकेट की बाहर निकालने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सिन कहलाती है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये हो गया अपना टॉपिक क्लियर, उत्सर्जन तंत्र।